बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातन। पलना वालों निरीखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। हाँ जी प्यारी सुंदर साथ जी, हम सागर ग्रंथ पर सहूर कर रहे हैं। हमारा चौथा सागर युग सुख की शोभा का सागर। अब ये चल रहा है, हम इसको पढ़ रहे हैं। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब मीनू जी के द्वारा शुरू होगा। हाँ जी दीदी। चौपाई सरोज दीदी 36 थे कि 37? ये कर लिया था सरोज दीदी। हाँ जी हाँ जी। कौन सी चौपाई दी थी मैंने आपको? चौपाई 31 से 48 हो गई थी। अच्छा, मैंने घुमा दिया था ना। हाँ जी, उस दिन बता रही थी ना आपको मैं। हाँ तो पिछला बताने ये के लिए। हाँ, ऊपर किया था मैंने। हाँ हम्म। चलो, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। हाँ जी सुंदर सा जी, हमारी चौपाई चल रही है 49 49। लीके शोभित हथेलियां, रंग उज्जवल कहूं के गुलाल। रूठे पलक न छूटहीं, अंग कोमल नूर जमाल। दोनों हथेलियों में पतली रेखाएं सुशोभित हो रही हैं। हथेलियों का रंग सफेदी में गहरी लालिमा लिए हुए है। यह मिश्रित रंग इस प्रकार ओतप्रोत है कि यह निर्णय करना कठिन है कि उसका रंग क्या कहा जाए, उज्जवल कहा जाए या लाल कहा जाए। तो प्रीतम के ये कोमल अंग एक पल के लिए भी आत्मा की दृष्टि से अलग नहीं हो सकते। नरम अंगुरियां पतली, पहुंचे सलूकी जुदे भाई। पहुंची सलूकी जुदे भाई, रंग सलूकी पहुंचे हथेलियां। किन मुख कहूं चित्त ल्याए। अंगुलियां पतली और बहुत ही कोमल है। पंजों की शोभा अलग ही दिखाई दे रही है। दोनों पंजों और हथेलियों के रंगों की सुंदरता का मैं किस मुख से वर्णन करूं, जो मेरे चित्त में बस गए हैं। अर्थात उनकी सुंदरता का वर्णन करना संभव नहीं है। इसमें अंगुलियों का वर्णन हुआ, पहुंचे, पहुंचे ये बीच वाला पंजा, इसका वर्णन है। नैन श्रवण मुख नासिका, मुख छवि अति सुंदर। ए देखत ही आसिक अंगो, चुभ रहत हेड़े अंदर। श्री राजी के दोनों नेत्रों, कानों, नासिका तथा मुख की छवि बहुत ही सुंदर है। जब इस अलौकिक शोभा को आत्मा आशिक देखती है तो उसके धाम हृदय में ये अंकित हो जाती है। ये देखत ही आशिक अंगो, चुभ रहत हेड़े अंदर।
हृदय में शोभा चुभने का अर्थ है कि अखंड हो जाना या अंकित हो जाना, वो शोभा बस जाती है। बीड़ी शोभित मुख मोरत, लेत तंबोल रंग लाल, ए बरनन रू तो लो करे, जो लो लगे ना हैड़े भाल। श्री राजी जब अपने मुख में पानों की बीड़ी लेकर चबाते हैं तो पान सहित होठों एवं मुख का आंतरिक भाग लाल हो जाता है। इस अलौकिक शोभा का वर्णन आत्मा तभी तक कर पा रही है जब तक उसके हृदय में इस शोभा की चोट नहीं लगती। वर्णन आत्मा तभी तक कर पा रही है जब तक उसके हृदय में इस शोभा की चोट नहीं लगती। तो पान की लालिमा से जब होठों की लालिमा और बढ़ जाती है तो मुखार बिंद की शोभा में बहुत वृद्धि हो जाती है। यद्यपि परम धाम के वायदत में वृद्धि जैसे शब्द का प्रयोग उचित नहीं है, किंतु शोभा के संदर्भ में यहाँ के भावों से ऐसा कहा गया है कि जब पान चबाते हैं तो वो लालिमा एक्स्ट्रा जो लगती है उस वो सुंदरता और बढ़ जाती है। हृदय में चोट लगने का तात्पर्य है कि उस शोभा में इतना डूब जाना कि वर्णन करने की दृष्टि से बुद्धि स्तब्ध हो जाए और मुख बंद हो जाए। जब डूब जाएंगे तो मुख से शब्द ही नहीं निकलेगा, वो बंद हो जाएंगे शब्द। जानो के जौवन नौतन, अंजू चढ़ता है रंग रस, ऐसा कायम हमेशा इन विद अंग अरस। अब धामधनी का स्वरूप ऐसा है जैसे नव यौवन की बहार आई हो। शब्द देखो जरा, अंजू चढ़ता है रंग रस, और जिसके आनंद और मस्ती में पल पल की वृद्धि हो रही हो। श्री राजी के नूरमयी अंगों में इस प्रकार की शोभा हमेशा ही बनी रहती है, कोई घटबड़ नहीं होती। सेत जामा अंग लग रया, मेही चूड़ी बनी दो बाहें, दावन क्यों वर्णन करूं इन अंग की जुबाएं। प्राण प्रीतम ने श्वेत रंग का जामा धारण कर रखा है, जिनकी दोनों बाहों में महीन चुनटें बनी हुई हैं। इस माया की जबान से दावन की शोभा, वाणी लिखा जबान से दावन की शोभा का वर्णन करना संभव नहीं है। अब जामा किसको कहते हैं? ये एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ वस्त्र होता है। ये एक प्रकार का पहनावा है जिसकी लंबाई पैर के टखने तक होती है, बड़ा सा होता है पैर के टखना, जिसे प्राय मध्यकालीन युग में राज दरबार में धारण किया जाता था। फिर इसके नीचे कमर के हिस्से दावन में चुनटें पड़ी होती हैं। यहाँ तक टाइट फिट होता है कमर तक, फिर उसके बाद नीचे से चुनटें शुरू हो जाती हैं जो कि पैर के टखने तक वो लंबा होता है, तथा यह भाग लहंगे के समान घेरदार होता है। तो दामन शब्द जो है वह फारसी का है। ये जामे का कमर के नीचे वाला भाग होता है, इसको दामन कहते हैं। बेल नकस दो बगलों, चीन झलकत मोहरी जड़ाव, नकस बेल गिरबान बंध, पीछे अतंत बनियो कटाव। जामे का वर्णन चल रहा है, सब अच्छे से सुनेंगे फिर अपन बाद में
सौर करेंगे। आगे के दोनों ओर लताओं बेलों के चित्र अंकित हैं। आगे के दोनों ओर बेल नकस दो बगलों, बगल में ना दीदी, यहाँ पे है ना। जामे की बाह की कलाई झलकार कर रही है। जामे की बाहों की चुन्नटों में नग जड़े हुए हैं। गले के पास, जिसको गिरबान बंद में सुंदर सुंदर लताओं के चित्र अंकित हैं। पीठ की तरफ भी अनंत प्रकार की चित्रकारी की गई है। चीन फारसी शब्द, भाषा का शब्द है। जामे की बाह की कलाई को यहाँ पे इसको चीन कहते हैं, तो ये फारसी शब्द है। और बाहों की चुन्नटों वाले भाग को मोहरी कहा जाता है। इसी प्रकार कमर के चारों ओर इजार के गोल घेरे को भी चीन कहा जाता है। कमर के चारों ओर इजार के गोल घेरा, इजार क्या होता है, वो पजामी जो पहनी होती है, वो भी घेरा होता है ना, ये ऐसे नहीं होता कि टाइट सी है। उसमें जब वो नाड़ा बांधते हैं वो काफी घेरे वाला होता है, तो उसको जब बांधते हैं तब वो सिमट जाता है, तो उसको भी चीन कहते हैं। यही बात मोहरी पर भी लागू होती है। मोहरी वर्तमान समय में जहां बटन लगाए जाते हैं उसे फिर ये मोहरी की बात खत्म हो गई। अब गिरबान बंद क्या होता है कि वर्तमान समय में जहां बटन लगाए जाते हैं उसे गिरबान बंद कहते हैं। यहाँ पे ये कहते हैं ना, जहां बटन लगाए जाते थे तो दो तनियां होती हैं, उसको बांध दिया जाता है, वो गिरबान बंद होता है। पहले बटन की जगह बांधने के लिए छोटी छोटी डोरियों का प्रयोग होता था जो जामे में जुड़ी रहती थी। जामे की पिक्चर है किरण दीदी, तो वो सारा समझा देना। बाहें की चीन किसको कहते हैं, मोहरी, क्योंकि शब्द आए ना, बेल नकस दो बगलों चीन झलकत मोहरी जड़ा, कि क्या क्या शोभा है चुन्नटों में, है ना, अच्छे से। ए देत दिखाई रंग जवेर, नकस कटाव बेली जर, लगत नहीं हाथ को रंग नंग धागा बराबर। ये जो जवाहरातों के तरह तरह के रंग तथा सोने के तारों से बने हुए अनेक प्रकार की लताओं के चित्र दिखाई देते हैं, हाथों से छूने का प्रयास करने पर कोई भी रंग, नंग या धागा हाथ में नहीं आता। इजार रंग जो केसरी। सुंदर साथ जी, जामे को पहले अपन एक बारी सुंदर साथ दोबारा रिपीट कर दें कि राजी का जामा कैसा बना हुआ है पूरा, फिर उसके बाद इजार का वर्णन शुरू हो रहा है ना किरण दीदी, नहीं तो आप कर दो, एक बार रिपीट हो जाएगा ना अच्छे से, जामा कैसा है धनी का। मैं करना दूसरी किरण जी ने। नहीं नहीं, आप ही को कह रहे हो, दूसरी दीदी तो चली गई है मेरे ख्याल, तभी मैं, यदि वो होती तो नक्शा देख लेते। हाँ हाँ। वही मैंने सोचा नक्शा दिखा के कर रही। नहीं वो है नहीं, मुझे लगता है अभी थोड़ा फ्रेश होने गई होंगी। हाँ जी मीना बहन, आपने बोलना है तो एक एक चीज जामे का बोलो, जो रह जाएगा बाकी बोल दें। वो भरवाड़ लोग जो पहनता है ना जामा, हम्म। ऐसा आएगा ना, नीचे ऊपर करचली करचली, नीचे फिट रहेगा। ऊपर फिट रहेगा, नीचे घेरा होगा। नहीं, नीचे घेरा होगा। और क्या, जैसे यहाँ तक चेस्ट तक टाइट है ना, टाइट फिट, उसके बाद वो फ्रॉक की तरह नीचे घेरा हो जाता है ना, घेरा होगा, हाँ घेरा हो जाता है बराबर। फिर वैसा। डोरी ऐसे आती है, फिर कोने पे इसको डोरी आती है। बांधने, एक पता है क्या होता है,
जैसे होता है ना, थोड़ा कपड़ा अंदर गया, फिर उसके ऊपर यूं डाला, हाँ फिर यहाँ पे तनिया होती है ना, उसको हाँ, बांधते ऐसी डोरी हैं। बांध दी, थोड़ा सा डोरी आई। कपड़ा अंदर की साइड जाता है। हमने सिलवाए थे पहले, अंदर वाला भी होता है, अंदर से भी बांधा, फिर ऊपर से डाल के फिर यहाँ पे बांधा, है ना? ऐसे ही है ना किरण दीदी? वैसा ही ऐसे। ठीक है सुंदर साथ जी, समझ में आ गया? दिखाऊं मीनू जी? हाँ, मैं आपकी ही वेट ही कर रही थी कि एक बार दिखा दो विजय दीदी आपको खोल के। आप कर लो शेयर दीदी से। दिखा रही है, पहले वो तो जामे का ही वर्णन कर रहे थे। हाँ, अगर करो दीदी करो। दिखाती है तो दीदी दिखा देते पहले। हम्म कई सुंदर साथ को पता नहीं लगता ना, चीन किसको कहते हैं, मोरी किसको कहते हैं, क्योंकि वाणी में वो शब्द आते हैं, चीन ये जैसे मोरी। दो बगलों आया ना बगलों, जो हाँ। पहला, तो ये दोनों बगलों के साइड पे हाँ, काम है। ये कढ़ाई जो है ना, हाँ, ये कढ़ाई। बगलों। और पीछे भी तो है जामे के पीछे भी कमर चौपाई आई है कि उनके कोटकी पीछे का, भी कोटकी कोतकी की का। कढ़ाई, कोतकी की। एक सेकंड मीनू जी, आप या तो करो, मैं निकाल रही हूँ। हाँ हाँ, मैं अगली चौपाई हाँ, लेती हूँ, आप तब तक निकाल लो दीदी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। हाँ, तो ये हमारा, हाँ बोलो विजय दीदी, आपने कुछ बोलना है तो बोलो, फिर अपन इजार का करते हैं। जामे का ही कर रहा था जो हमारे शुभांशी राजी ने जो जामा पहना, हम्म वो पूरा है पाँव की उस तक टखने तक आता है। ऊपर के हिस्से में कमर तक जो है वो टाइट है, बीच में जो है वो बारीक बारीक चूंटते हैं, और उसमें जो है नीचे पूरे दामन पे जो है घेर कर बॉर्डर आया हुआ है कढ़ाई से, और बीच में बारीक बारीक बूटियां हैं। और जो बाजू हैं, बाजू की में भी बारीक बारीक चुनटें आई हुई हैं। और जो कलाई पर तक आएगा उसको चीन शब्द से संबोधित अभी आपने कराया। हम्म और कमर में भी जो है पीछे काम किया वर्क है, वो कोतकी का वर्क आया हुआ है। और दोनों बगलों में भी जो है वर्क पूरी कढ़ाई की हुई है कशीदाकारी से। बहुत ही सुंदर ये जामे का वर्णन है, हम्म जिसका जहां तक मुझे आया, हाँ बाकी जी तो हाँ दीदी। जी दीदी, बाकी दीदी बता रही है, देखो। हाँ जी सुंदर सा जी, ये देखो। और एक सुंदर साथ के भाव भी लेते हैं उनका, जो बनाया उन्होंने। ठीक है, इसमें बाजू को लक्ष्मी। बांधने की भी तनिया भी अभी आई है। सारी दीदी ना वो चुनटे भी दिखाएंगी, बनाई थी ना उन्होंने, वो बनाया है। ये देखो ना, काड़े अंक तक, एक तो ये लंबा काड़े अंक तक, और यहाँ तक टाइट फिट, जो एकदम से ना टाइट फिट वाली बात आती है, बिल्कुल बदन से चिपका हुआ जैसे यहाँ तक। और यहाँ पे घेरदार दामन। और ये देखो बाजू की भी चलते बारीक बारीक महीन महीन, है ना, आभूषणों से भी सरस, इस तरह से। और हम्म ये इजार का रंग भी झलक रहा है नीचे से, केसरी हम्म रंग। हम्म है ना, ये बगलो बगलो वाली बात यहाँ पर आएगी। कंधे के पास में बगल में। हम्म। हाँ जी अनिल भैया। दीदी चीन का भी बता दीजिए जो कलाई तक चीन और बता। मोरी बता दो दीदी, और जैसे और केसरी इससे हजार ऊपर के का भी भी चीन बताई है उन्होंने। चीन तो किनारा नहीं होगा, किनारे का जो बॉर्डर होता है। चीन इसको बोला है ना, ये वाली यहाँ से जो कमर से लेकर नीचे जो ये गई है ना, इसकी चुन्नटे, अच्छा। ये। और वही चीन, मतलब इस घेराव को कहा है चीन, तो वो इजार में भी है, क्योंकि नाला बांधते तो टाइट हो जाता है ना, वैसे उसका घेरा है, तो उस घेराव को ही चीन कहा है। हाँ नंजी जी अनिल दीदी, भैया। हाँ जी अनिल भैया। मनु दीदी, आपको सोनिया जी ने पिक्चर भेजी है, असल मैसेज है। मुझे, अच्छा, हाँ मैं मैसेज देख नहीं रही हूँ। हाँ सुनो, हाँ सोनिया जी ने भेजी है। हाँ वो, हाँ ठीक है, ये भी ऐसे ही दिखाया है उन्होंने, पिक्चर दिखा दी है वो, पन्ना जी की मुझे लग रहा है दिखाई है, पन्ना जी की है ना, पन्ना जी है की, ना, हाँ वो, हाँ पन्ना ठीक है, जी, ऐसे ही है बिल्कुल। वो पन्ना जी के वो उनका दिखाया है ना। तो प्रार्थना जी। प्राणनाथ जी वाला वो मैं एक बार भेज देती हूँ किरण दीदी को, वो भी दिखा देंगे कि मेरे फोन में है ना, तो वो भी बाद में खोल लेंगे अपन, जब होएगी ना क्लास बाद, तो बाद में खोल लेंगे। तो ये पन्ना जी की है। हम्म, अपने महामती जी की जो वो पहनते थे वो वाली है। हाँ जी
नीलम दीदी आप कुछ बोल रहे हो? तो शिव जी ने पहना था जामा। हाँ जी उसकी है वो। हाँ प्रणाम दीदी। हाँ जी। दीदी इस पिक्चर में देखिए गले के पास गिरवान बंद भी दिखाया गया है। हाँ गिरवान बंद, जो वाणी बंद। में शब्द आया हाँ है जी। गिरवान हाँ बंद। ये सुंदर साथ के भाव है ना, तो उन्होंने बिल्कुल जैसे वाणी में बनाने की कोशिश की है। हाँ गिरवान, गिरवान बंद। अभी गिरवान बंद इसमें नहीं दिख रहे, वो जरा सा यूं टच दिख रहा है, अभी हारों अलग के पिक्चर ऊपर। में है। हारों दीदी के ऊपर हारों दिख के रहा ऊपर। है? अच्छा दिख रहा है। ये हाँ देखो, हाँ ये हाँ नजर आ रहा है, हारों के यहाँ पे ऊपर। गिरवान बंद यहाँ पर होंगे, उसके ऊपर ये आ गया है। बाएं ये बाएं तो हाथ आज की वो तो बाजू का है, ये नहीं दिख रहा क्योंकि ये तो आसमानी नहीं रंग की पिछोरी दिख रही है। नहीं नहीं, नहीं, ये उसके देखो, नीचे ये जो बंधा हुआ है, गिरवान जा दिखा रहा है रहे ना, हैं इसके लिए थोड़ा कह रहे होंगे बाएं मीनू जी, ये हाथ में देखो, है, मुद्दा हमेशा बाएं हाथ की तरफ। ये नहीं देखो वो मीनू जी, ये जा रहा है ना, तो जा जो रहा है, हाँ यहाँ पे यही बंद आएगा, आने चाहिए थे, उस बंद के ऊपर ये पिछोरी आ गई है। पिछोरी आ गई है। हाँ ये हो गया। हम्म ठीक है। स्वर्णा दीदी कुछ कह रहे हो आप? प्रणाम जी सुंदरपाल जी। जैसे आप वो बता रहे हो ना कि इजार के ऊपर जो चुन्नट आती है, बहुत सारा घेर होता है। जैसे पहले मतलब अब तो बेल्ट वाली सलवार चलती है ना, पहले जैसे पहले घेर वाली सलवार हाँ नहीं पहले होती। घेर वाली सलवार होती थी, वही चीन होता है। हाँ जी उसी तरह का वही मेरे चीन दिल में होता है। यही भाव है। हाँ प्रणाम जी। ऐसे ही होता है। वर्षा आप कुछ कह रहे हो? ठीक है, हो गई ना क्लियर ये वाली सुंदर साथ जी? हाँ प्रणाम जी। हाँ जी वर्षा बोलो। मीनू जी ये वाला देखो। सॉरी दीदी, दोबारा कर लो, एक बारी कर लो दोबारा। हाँ यही वाला। ये महामती जी का है ना, ये उनका बागा वस्त्र है, उन्होंने पहना होगा ना वो वाला, म्यूजियम में लगा हुआ है उधर, है ना? ठीक है, हटाओ। ठीक है वर्षा आप कुछ बोल रहे हो, बोलो। दीदी प्रणाम जी। दीदी चीन उसे कहते हैं, जैसे नेफा होता है ना, जैसे हम्म पेटीकोट में चीन होती है, उसमें नाड़ा डालते हैं, ऐसे इजार में नाड़ा डालने के लिए जो ऊपर होता है उसको चीन कहते हैं। यहाँ पे घेर को बोला था ऊपर, जो मैंने पढ़ा ना, कि उस घेराव को, क्योंकि वो घेरा होता है ना, तो उसको मुझे भी क्योंकि पता नहीं दीदी मीनू जी, किनारा ही याद आ रहा है। ये नाड़ा देखो बांधते दीदी, हैं। क्योंकि ना ये देखो गोल घेरे को भी चीन भी बोल दिया, इजार के गोल घेरे को भी चीन कहते हैं, है ना? ये वाली बात, ये हाँ दीदी, देखो। इजार के ऊपर ना मतलब वो गोल गोल चढ़ाया जाता है ना, जिसमें नाड़ा बनता है, जैसे पेटीकोट में ऊपर चीन चढ़ती है ना गोल गोल चारों तरफ, ऐसे ही गोल घेरा इजार में भी तो चढ़ेगा ना, जिसमें नाड़ा पिरोया जाएगा, गोल हाँ घेरा ये भी, चढ़ेगा। हाँ कोई बात नहीं, वो भी ठीक है, घेरा ही कोई कहा है ना भाई, उसकी वो चीज ऊपर वाले, चाहे आप नेफे को कह रहे हो, नेफे को कह रहे हो, तो लेफे फिर को लेफे। जामे की बाह की कलाई को चीन कहते हैं, जामे की बाह की कलाई को भी चीन कहते हैं, और बाहों की चुनटों वाले भाग को मोरी कहा जाता है, कलाई को। तो ऊपर वाले नेफे कोई कह रहे हो आप, है ना? हाँ जी दीदी, हाँ जी दीदी। ठीक है चलो, ठीक है कोई बात नहीं। हाँ जी आगे चलते हैं अपन, एक बारी ये ना रेज हैंड नीचे कर रही हूँ मैं। अब आगे चलते हैं, आगे वाली छुपाई पे। ए देत दिखाई रंग जवेर, नकस कटाव बेली जर, लगत नहीं हाथ को रंग नंग धागा बराबर। ये जो ज्वारातों के तरह तरह के रंग और सोने के तारों से बने हुए अनेक प्रकार की लताओं के चित्र दिखाई दे रहे हैं, हाथों से छूने का प्रयास करने पर भी रंग नंग या धागा हाथ में नहीं लगता। तो ये अभी पढ़ ली थी हमने। अब इजार रंग जो केसरी, इजार का वर्णन होने जा रहा है। जाही जामे में लेत, झाई जामे में लेत, दावन जड़ाव अति जगमगे, रंग शोभे केसरी पर सेत। श्री राज जी के पैरों में केसरिया रंग की चूड़ीदार पायजामा इजार है, इसका प्रतिबिंब श्वेत रंग के जामे में दिखाई पड़ रहा है। केसरिया रंग की इजार के ऊपरी हिस्से पर जामे का निचला हिस्सा दावन आया हुआ है, जो नगों से जड़ा हुआ है और बहुत अधिक जगमगा रहा है।
नीले पीले के बीच में झाई लेत रंग दोए, सो पटुका कमर बनिया, रंग कया सुंदर बाई सोए। नीले और पीले रंग को मिश्रित करने पर हरा रंग हो जाता है। तो धामधनी की कमर में इस प्रकार के हरे रंग का तोते के पंख जैसा पटुका बंधा हुआ है। इसमें कभी नीले रंग का प्रतिबिंब झलकता है तो कभी पीले रंग का। सदगुरु श्री देवचंद जी, श्यामा जी ने भी पटके का यही रंग बताया था। जरी पटुका कटाव कई, कई नकस बेल किनार, पाच पाने हीरे पोखरे, कई रंग नंग झलकार। पटुके की किनार पर सोने के तारों से अनेक प्रकार की लताओं के चित्र बने हुए हैं। फिर उन चित्रों में पांच, पन्ना, हीरा और पुखराज आदि के नग जड़े हुए हैं, जिनसे अनेक रंगों की आभा झलकती रहती है। मणि मानिक लसनिया नीलवी, अतंत उद्योतकार, फूल पात बेल नकस, ए जोत न छेड़ो सुमार। पटुके में मणि, माणिक, लसुनिया और नीलम आदि अनेक प्रकार के ज्वारात जड़े हुए हैं, जिनसे होने वाला उजाला अनंत है। पटुके की किनार पर जो लताओं, पत्तियों तथा फूलों के चित्र अंकित हैं, उनसे निकलने वाली ज्योति की कोई सीमा ही नहीं है। हेम वस्त्र नंग नूर में नरमाई अतंत, जो कोई चीज अरस की खुशबोए अति बहकत। वर्णन विशेषता का हो रहा है अब ये कि परम धाम में सोना आदि धातुएं, वस्त्र हो या नग आदि जो भी वस्तुएं हैं वो क्या है, सभी नूरमयी हैं और उनकी कोमलता भी अनंत है तथा उनसे बहुत अधिक सुगंधी निकलती रहती है, हरदम निकलती है। बागी का वर्णन हुआ, पानी पी लो जिसको नींद आ रही है। उसके बाद इजार का वर्णन हुआ। अब हारों का वर्णन हो रहा है सुंदर साथ जी। जामे का वर्णन हुआ, इजार का वर्णन हुआ, अब हारों का वर्णन हो रहा है। फिर उनकी विशेषताओं का वर्णन हुआ कि कैसे हैं वस्त्र, खुशबू निकलती है उनमें, कैसे कोमल है, नरम है। अब हारों का आगे होगा कि एक हार मोती, एक नीलवी और हार हीरों का एक, एक हार लाल मानिक का, एक लसनिया विसेक। धामधनी के गले में यहाँ पे 5 हारों का वर्णन हो रहा है। 5 हार शोभा देते हैं, जिसमें एक हार मोती का, एक नीलम का और जगमगाते हुए हीरों का भी एक हार है। मोती, नीलम, हीरा और लाल आभा वाले माणिक का भी एक हार है। 5वां हार जो है वो विशेष है, जो लसनिए का है, एक लसनिया विसेक। इन हारों बीच दुगदुगी, नूर नंग कयो न जाए, जोत अंबर लो उठ के, अवकाश रयो भराए। इन हारों के बीच में दुगदुगी लगी हुई है, जिसमें जड़े हुए नगों में इतना नूर है कि इसका वर्णन ही नहीं हो सकता। और नगों से निकलने वाली ज्योति
आकाश में बहुत ऊंचाई तक उठकर चारों ओर फैल रही है। पहले पूरे आकाश तक गई, फिर सारे आकाश में फैल गई। दुगदुगी की ज्योत। अब फिर हारों के फुम्मक का वर्णन आ गया। इन पांचों हार के फुम्मक, तिन फुम्मक पांचों रंग, रंग पांचों शोभे जुदे जुदे, जरी शोभित धागे संग। इन 5 हारों में अलग अलग 5 रंगों के फुम्मक झूल रहे हैं। सोने के तारों वाले धागे से ये फुम्मक जड़े हुए हैं। मतलब सोने की तारे हैं उसमें, वैसे फुम्मक है। अब बाजूबंद का वर्णन हो गया है शुरू। कैसा बना हुआ है बाजूबंद? ये 5 रंग एक कंचन, ये 5 रंग एक कंचन, ताके बने जो बाजूबंद। इन जुबां शोभा क्यों कहूं, झूले फुंदन भली सनंद। कंचन के यानी सोने के बने हुए बाजूबंद हैं, जिनमें 5 रंग के नग जड़े हुए हैं। इन दोनों बाजूबंद में फुंदन लटक रहे हैं, जो बहुत अच्छी तरह से झूल रहे हैं। झूले फुंदन भली सनंद, अच्छी तरह से झूल रहे हैं। मैं इस जिभ्या से बाजूबंद की शोभा का वर्णन कैसे करूं? कुंदन जो होते हैं ना, फूल की आकृति का छोटा सा गुच्छा होता है, जो झालर या धागे से लटकता रहता है। इसे झाबा भी कहते हैं, है ना? जो कुंदन को झाबा भी कहते हैं। अब क्या वर्णन हो रहा है? पहुंची। क्या क्या वर्णन हुआ? जामे का, इजार का, हारों का, है ना? यही वर्णन चला ना। फिर हारों के फुंदन, फिर बाजूबंद, बाजूबंद के भी फुंदन का वर्णन। अब आ रहा है पहुंची का वर्णन। दोए पहुंची दोए जिनस की, मणि मानिक मोती पुखराज, हेम हीरा लसनिया नीलवी, दो पहुंची रही विराज। धामधनी ने अपने दोनों पंजों में, पंजों में दो दो पहुंची धारण की हुई है। अब इसको अच्छे से समझते हैं, मुझे पिछली बार बड़ा कंफ्यूज हो गया था। दोए पहुंची दोए जिनस की। धामधनी ने दोनों पंजों में दो दो पहुंची धारण की हुई है। इन दोनों पहुंचियों में मणि माणिक मोती पुखराज हीरा लसनिया और नीलम के नग सोने में जड़े हुए हैं। कलाई से आगे एवं हथेली के विपरीत का ऊपरी भाग पंजा या पहुंचा कहलाता है। ठीक है। श्री राज जी के प्रत्येक हाथ में दो दो पहुंची है। कैसे? एक छोटी, दूसरी बड़ी। किरण दीदी, ये कुछ नई शोभा बता रहे हैं। छोटी पहुंची को आजकल कड़ा ब्रेसलेट भी कहते हैं, और बड़ी पहुंची को कुछ जगहों पर पचंगला के नाम से भी जाना जाता है। दोए पहुंची दोए जिनस की, मणि मानिक मोती पुखराज, हेम हीरा लसनिया नीलवी, दो पहुंची रही विराज। ठीक है किरण दीदी, ये वाली बात तो हमने आज ही, वैसे आई थी पहले भी पढ़ी थी, कि भाई 2 तरह की पहुंची है, एक ब्रेसलेट और एक पचांगला। राजी ने भी यही पहना हुआ। हाँ।
दो तरह की, दो जिनस की होगी। एक छोटी एक बड़ी। ठीक है, आगे देखते हैं उसी पहुंची का वर्णन। हाँ जी, कौन सुंदर सा रेजन कर रहे हैं? हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी पंचांगला क्या होता है? वो जब न्यूली मैरिड होती है ना, हम उसको डालते नहीं, ऐसे फिंगर्स में रिंग होती है, फिर ऊपर से यहाँ जाता है, फिर उसको यहाँ पे बंद हो जाता है ना, जो फूल का रिंग्स, बन जाता है ना। फूल ऊपर से इसकी रिंग्स के साथ वो जुड़ा होता है, जो ब्राइडल को हम डालते हैं ना, ठीक है दीदी, ठीक है, आ गया। है ना, प्रणाम। वही वाली बात। हाँ जी मम्मी, आप खोलो। ये पिक्चरों में ऐसे ही दिखाया जाता है, हाथ में 5 उंगलियों में अंगूठियां, फिर ये ब्रश यहाँ तक, फिर आगे चुड़का। देखा करो, बहुत अच्छी तरह से सुंदर लग रहे होते हैं। तो ये शोभा जो है ना, इसमें भी आप वर्णन हो रहा है इसका भी। और वो ओ सॉरी सॉरी सॉरी, बंद कर दिया मैंने। एक पहुंची एक दुगदुगी और साथ साथ दूजी को। एक पहुंची एक दुगदुगी और साथ साथ दूजी को, सो सातों जिनस जुदी जुदी, आवत ना अकल मो। एक पहुंची में एक दुगदुगी है और दूसरी पहुंची में सात सात दुगदुगी। ये सातों दुगदुगियां अलग अलग नगों की हैं। इनकी अलौकिक शोभा बुद्धि में नहीं आती। कैसी हो सकती है ये वाली बनावट? जैसे दो जिनस की बोली ना दुगदुगी, जो सीधी ब्रेसलेट वाली हुई उसमें तो एक दुगदुगी हो गई, है ना, और जो चागले वाली होएगी उसमें 7 दुगदुगी होंगी। 5 तो रिंग्स में आ गई, एक सेंटर में आ गई, एक ये आ गई, तो 7 दुगदुगी इस तरह से बन जाती है। हाँ जी दीदी, आप बोलो। ये ऐसे होगा ना कि जैसे 5 उंगलियों में डालते हैं, उनका जड़ाव, उनको जोड़ने के लिए कलाई के ऊपर भी एक आता है, वो ब्रेसलेट बन जाएगा। उसमें 7 रंग के हैं और हर एक उंगली में एक एक और है। 7 हो गए। हाँ जी। 5 पाने हीरे पोखरे, मुंदरियों का वर्णन हो रहा है। पहुंची का भी हो गया, अब मुंदरियों का वर्णन हो रहा है कि 5 पाने हीरे पोखरे, मुंदरी अंगुरियों 7, नीलवी मोती लसनिया, साज शोभित हेम दात। श्री राज जी की 7 उंगलियों में 7 मुद्रिकाएं यानी कि मुंदरियां हैं। इन स्वर्णमयी मुंदरियों में 5 पन्ना, हीरा, पुखराज, नीलम, मोती और लसनिया के जड़े हुए नग शोभायमान हो रहे हैं। मुंदरी, मुंदरिका और अंगूठी में सूक्ष्म अंतर होता है। अंगूठे में जो धारण की जाती है वो अंगूठी कहलाती है, और शेष अन्य उंगलियों में जो पहनी जाती है वो मुंदरी कहलाती है। ठीक है। अब 8वीं के लिए कह रहे हैं कि एक अंगूठी 8वीं, सो शोभा लेत सब पर, सो एक मानिक की जुड़ बैठी अंगूठे पर। 8वीं अंगूठी की शोभा सबसे अधिक है, वह विशुद्ध माणिक की है और अंगूठे में धारण की गई है। मुंदरी और अंगूठे में भेद केवल उंगली की दृष्टि से ही होता है, रचना की दृष्टि से नहीं। इस चौपाई के पहले चरण में एक अंगूठी 8वीं कहने का यही आशय है कि 8वीं अंगूठे वाली मुंदरी का वर्णन हो रहा है ना, तो उन्होंने उसकी रचना, जैसे उंगली और अंगूठा है तो ये 5 ही उंगलियां ना, तो उसका वर्णन है। इन मुख नख जोत क्यों कहूं, कई कोट सूरज ढम पाए, ए सुखकारी तेज शीतल।
ए सिफत न कही जाए। अपने इस मुख से धाम धनी के नखों की ज्योति, अब ये नख का वर्णन हो रहा है कि नखों की ज्योति का मैं कैसे वर्णन करूं। उनकी ज्योति के सामने करोड़ों सूर्य छिप जाते हैं। इन नखों का तेज जड़ सूर्य के तेज की तरह धारक नहीं है, बल्कि शीतल और आनंददायक है। इसकी महिमा शब्दों में नहीं की जा सकती। अंगूठी का वर्णन हो गया है ना, फिर नखों का वर्णन हुआ। अब हमारी आसमानी रंग की पिछोरी का वर्णन होने जा रहा है। अजब रंग आसमानी का, जुड़ी जामे मिही चादर। ए भूखन बेल कटाव जामे, सब आवत माहे नजर। जामे के ऊपर आसमानी रंग की बहुत ही अद्भुत और पतली चादर आई है। ये चादर इतनी बारीक है कि जामे के ऊपर बनी हुई लताओं के चित्रों और आभूषणों का दृश्य स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। चादर संपूर्ण जामे के ऊपर नहीं आई, बल्कि कंधे के ऊपर आई है, क्योंकि यह ओढ़ी जाती है। इसे पिछोरी भी कहते हैं। कंधे के ऊपर इस तरह से। लाल नीले पीले रंग कई, शोभे छेड़ों बीच किनार। जामे चादर मिल रही, लहरी आवत किरणें अपार। चादर के पल्लों की किनार पर नीचे वाले हिस्से में लाल पीले और नीले कई प्रकार के रंग शोभा दे रहे हैं। आसमानी रंग की पिछोरी के पल्लों पर लाल नीले पीले कई प्रकार के रंग भी शोभा दे रहे हैं, जिनसे अनंत किरणों की लहरें भी उठती हुई प्रतीत हो रही हैं। चादर की शोभा जामे के ऊपर आई हुई है। ये वाली शोभा एक बड़ी अच्छी लगी कि नीचे भी रंग है उसके पूरे आसमानी में। गहरा रंग जो केसरी, लेत दावन झाई इजार। सेत केसर दो रंग के, देखो केसर वाला रंग आ गया। सेत केसर दो रंग के, शोभा होत सुखकार। इजार का रंग गहरा केसरिया है, जिसका मोहक प्रतिबिंब जामे के घेरे में दिखाई देता है। जामे के श्वेत रंग और इजार के केसरिया रंग का मिलन बहुत ही सुंदर और आनंदमयी दृश्य उपस्थित करता है। हाँ जी दीदी, ले लें अभी चुपाई और कि करना है उसका वर्णन। किरण दीदी अभी पढ़ लो 2-3 पढ़ चपाई। लेते हैं, ठीक है दीदी। नेफे मोहरी चीन के, हाँ ये चीन वाली बात उनकी सही हो गई। नेफे मोहरी चीन के, बेल बनी मोती नग। लाल नीली पीली चुनिया, शोभित कंचन संग। कमर के भाग में आई हुई इजार की नेफे में चुन्नटें बनी हुई हैं। नेफे को अलग बोला है और चीन को अलग बोला है। आप नेफे को कह रहे थे दोनों ना, अलग चीन ही हैं, दोनों है अलग ही है, अलग। क्योंकि आप जो कह रहे थे ना पद्मा कि भाई नेफे को ही चीन का है, नेफा अलग है और उसका जो घेरा है उसको चीन कहते हैं, हाँ है ना दीदी। हाँ जी, हाँ जी। जिसमें मोतियों के नगों से लताओं के चित्र बने, यानी जैसे नेफा यूं बंध गया, ठीक है, अब वो घेरे में जो उसकी चुन्नटें पड़ी उसमें मोतियों के नगों की लताओं के चित्र बने हुए हैं। ये शोभा है कि जो चुन्नटें बनेंगी ना बारीक बारीक, जो उसमें लताओं के चित्र बने हुए हैं।
नेफा शब्द फारसी भाषा का है। कमर पर आई हुई इजार का वो भाग जिसमें बांधने के लिए डोरी डाली जाती है वो नेफा कहलाता है। सोने के तारों से लाल, पीले और नीले रंग के छोटे छोटे जरीदार बूटे शोभा दे रहे हैं। ये ऊपर की छुपाई का अर्थ है। वैसे देखा जाए ना, सोने की तारों में ना, वो पूरा अर्थ नहीं दिया गया, गलती हुई हुई है यहाँ पर। अच्छा लाल नीली पीली चुनिया शोभित कंचन संग, इसका अर्थ जो है वो नीचे भावार्थ में मिक्स हो गया। अच्छा, हाँ ये भी ठीक है। लाल नीली पीली चुनिया है ना, ये रहा। लाल पीले और नीले रंग के छोटे छोटे जरीदार बूटे भी शोभा दे रहे हैं। दे रहे शोभित कंचन संग, संग। पूरा उसका वर्णन चल रहा है। नेफे और चीन का, दो चीजों का वर्णन हुआ है, नेफा और चीन। कई रंग इजार बंध में अनेक विध के नंग, सारी उम्र वर्णन करूं तो होए ना सुपन के अंग। इजार बंद में अनेक प्रकार के रंग है और अनेक प्रकार के नग जड़े हुए हैं। इसकी शोभा का वर्णन यदि मैं इस स्वप्न के तन से करूं तो सारी उम्र में भी पूर्ण वर्णन हो पाना संभव नहीं है। भावार्थ में बता रहे हैं कि जिस प्रकार जामे में गले के पास गिरबान होता है, उसी प्रकार इजार को जिस डोरी से बांधा जाता है उसे इजार बंद कहते हैं। तो दीदी 10 रंगों का जो वर्णन आता है नाड़े का, इसमें बोला कई रंग है, कई रंग के हाँ, नाला मिक्स। जो बुना उसमें धागे जो है ना कई रंगों के हैं। कई 7 रंग का वर्णन होगा, 9 रंग का कई 10 वर्णन, का भी आता है। हाँ अलग अलग रंगों का वर्णन। अच्छा, इसमें पहले अनेक धागे रंग। बनाए बुने जाते थे ना, तो अलग अलग रंग की बहुत सुंदर नाले बनते थे, हाँ जी उसका सही। वर्णन किया गया इसमें। हाँ जी प्रणाम जी। चीन का शब्द जो है ना वो जामे में भी आया है, जहाँ घेराव होता है उसको चीन ही बोलते हैं। हाँ बोला था ना, वही तो ऊपर वाली चौपाई में बताया था कि हाँ घेरे जी के लिए भी चुनते बोला है। आती है ना, तो प्लाई तक भी आती है, जिसे मोहरी कहा गया है, तो वहां पर भी चुनटे वहां आती पे है। भी चुनते हैं, घेराव जहां भी होएगा ना उसको चीन उसको बोलते हैं। चीन का। हाँ जी उसका फैलाव है ना वो वाला। एक एक नंग नाम लेत हूँ, रंग रंग में रंग अनेक। एक ही जार बंध में क्यों कहूँ रंग नंग विवेक। यद्यपि मैंने रंग सहित एक एक नग का नाम लेकर वर्णन किया, किंतु एक ही जार बंद के एक एक रंग में अनेक रंग छिपे हुए हैं। ऐसी अवस्था में ये कैसे संभव है कि नगों का वास्तविक रंग सहित वर्णन किया जा सके, है ना। या की रंग सलूकी क्यों कहूं, बका धनी के चरण। चरण पे आ जाओ, पूरा आशीष कमल से चले। अब आ जाए दीदी, 1 मिनट। ये चुपई आप लो दीदी, 1 मिनट। नीचे कोई आया है, 1 सेकंड ले लो। ओके, 1 सेकंड आप पढ़। हाँ, पर ऊपर और नीचे कौन करेगा? मैंने इसको पूरा कर दिया, एक चुपई ले लेना, इतना आ जाएगा। हाँ ठीक है, ठीक है। याकी रंग सलूकी क्यों कहूं, बका धनी के चरण। लाक तली रंग शोभित, गृहों रूह के अंतिस कर। धनी के अखंड चरणों के मनोहर सौंदर्य का वर्णन मैं कैसे करूं। याकी रंग सलूकी क्यों कहूं, क्योंकि ये किसके चरण है? बका धनी के चरण। धनी के अखंड चरणों का वर्णन हो रहा है। लाख तली रंग शोभित, चरणों की लाख जिसे गहराई कहा गया है, रंग शोभित उसकी सुंदरता बहुत अधिक सुशोभित हो रही है। ग्रहों रूह के अंत्येष्करण, अब क्या कह रहे हैं? जिसे मैं अपनी
आत्मा के अंतःकरण में ग्रहण करती हूँ। धनी के चरण कमल अखंड है। अखंड चरण कमलों के मनोहर सौंदर्य का वर्णन किया गया है। उसका वर्णन कहते हैं मैं कैसे कर सकती हूँ। जो धनी के चरण है, बका धनी के चरण है, अखंड धनी के चरणों का वर्णन है। लाख तली रंग शोभित, चरणों की गहराई, तली जिसे कहा गया है, रंग शोभित, उसमें भी बहुत अधिक सुंदरता है, बहुत ही सुंदर सी शोभित हो रही है। अब इसे क्या करना, हमें अपनी आत्मा के अंतःकरण में धारण करना। आगे मैं यहां से पढ़ती हूँ। देखो रंग चरण अंगूठे और सलूकी कहूं क्यों कर, नख उतरते छोटे छोटे शोभा लेत अंगुरियों पर। देखो रंग चरण अंगूठे, आप क्या करें, चरणों में आए हुए जो अंगूठे हैं उनकी शोभा सुंदरता को देख करके मैं उसका वर्णन कैसे करूं। चरणों के नख अंगुलियों पर सुशोभित हो रहे हैं और अंगूठे से लेकर सबसे छोटी अंगुली तक क्रमशः छोटे होते गए। जैसे आप हम सभी देखते हैं अंगुलियां कैसे हैं, पहले बड़ी अंगूठा, फिर बड़ी, फिर छोटी छोटी, ऐसे चरण कमलों की जो अंगुलियां हैं उसका वर्णन कर रहे हैं। आप कह रहे हैं इस शोभा का मैं वर्णन करूं तो कैसे करूं, क्योंकि ये क्रमशः छोटे छोटे होते गए। तो सुंदर साथ जी कोई बात नहीं, मीनू आ गई, वैसे हम चाहेंगे तो पहले शुरू से शोभा का वर्णन कर सकते हैं ना, वैसे भी टाइम हो गया। हाँ जी दीदी, चौपाई तो हो गई अपनी, 2-3 मिनट है, हो गया वर्णन ना। चौपाई 78 है ना, उसको पढ़ा हमने, उसको 78 पढ़ लिया आपने, है ना, आगे हाँ वाली। जी, हाँ जी। ठीक है, अब 78 तक। 80 तक कर लो बस। हाँ जी ठीक है। पहुंचे शोभित रंग सुंदर, टाकन घूटी काड़े कोमल। चरणों का वर्णन हो रहा है कि लाख एड़ी पीड़ी पकड़, बेर बेर जाऊं बल बल। दोनों चरणों के पंजे यानी कि पहुंचे बहुत ही सुंदर रंग में शोभा दे रहे हैं। टखने, घूंटी और कड़े बहुत सुंदर तथा कोमल हैं। एड़ियों की लांक यानी कि गहराई तथा पिंडलियों को पकड़कर मैं बारंबार बलिहारी जाती हूँ, न्योछावर होती हूँ। टखने किसको कहते हैं? घूंटी और कड़े। ये क्लियर कर दो दीदी, यही वाली चौपाई दोहरा लेंगे। हाँ जी ठीक है। टखना जो होता है जहाँ कड़ा पहना जाता है, वैसे टखना जो होता है पैर में दिखा नहीं सकती, पिंडलियों और नीचे एड़ी के बीच की जो जगह होती है उसको मैं टखना भी इसको कहते हैं। करती हूँ ना, थोड़ा पैर ऊपर कर लो, कोई बात नहीं, आप दिखाओ वाणी के हिसाब से। मैं स्पॉटलाइट कर दिया है, नीचे कर लो कैमरा अपना पैरों की तरफ, तो दिख जाएगा, ऐसी बात नहीं। ये हिस्सा है ना, इसको टखना, ये टखना होता है। ठीक है, और ये घूंटी, इधर वाला हिस्सा जो है वो जो घूंटी है। बाहर निकला होता है उसको और घूंटी, ये पूरा हिस्सा जहाँ कड़ा पहना जाता है इसको कड़ा कहते उसको कड़ा। टखना, घूंटी और हैं। कड़ा। और कड़ा। हम्म, तो चौपाई में यही आ रहा था। आंख एड़ी, ये ना टक आप टाकन। कह रहे लाख एड़ी पीड़ी पकड़, मतलब चरणों की तली की गहराव को और पीड़ी को पकड़ पिंडली। करके, पिंडली, पिंडली जिसे कहा गया ऊपर का हिस्सा, पिंडलियों को पकड़ करके मैं बार बार इन चरण कमलों पर बलिहारी जाती जो हूँ। रूह है कैसे राज्य की चरणों की गहराई को पकड़ लेती है और पिंडलियों को पकड़ लेती है, और उस पर क्या कहती है, मैं हमें निछावर हो जाना। निछावर कैसे होंगी सुंदर सर, कैसे निछावर होना? हाँ जी पूनम।
कैसे निछावर होना है? बोलो कुछ। नाम जी, दीदी अपनी निस्बत को पहचान के, जैसे राज्य का हमें पता चल गया, तो मतलब हर पल हम धनी के प्रेम में ही डूबे रहें, उनकी शोभा श्रृंगार में, और कुछ भी नजर ना आए उनके सिवा। जो कर रहे हैं राज्य बहुत अच्छा कर रहे हैं। दीदी तो मैंने उनकी ना अशोक की एक चर्चा सुनी थी कि समर्पण होना किसको कहते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा समझाया कि अपने कंफर्ट जोन से जो बाहर आके हम जो करते हैं ना, उन्होंने उदाहरण भी दिया कि आप घरों में कितने आराम से बैठे हो, है ना दीदी। अशोक की चर्चा की आज सुनी कि इतने निछावर होना क्या है कि मुझे ना गर्मी लगे, मतलब कि हर तरह का निछावर उन्होंने उदाहरण दिया कि अभी हम घर बार छोड़ के आके इस टेंट में बैठे हैं गर्मी में, तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए हैं, तो कुछ दिल में प्यार है तो कुछ आराम को छोड़ा ना। ऐसे कई तरह की बातें, एक उदाहरण ही दिया। किस तरह से और भी बड़ी गहरी बात है कि निछावर होना, किरण दीदी और बताएंगी कि कैसे होना है निछावर। नहीं नहीं, मैंने वैसे ही पूछा, निछावर होना है ना हर तरह से। मैं बोलते हैं ना पूर्ण ब्रह्म, तन मन जीव निछावर कीनो श्री महामती चरणों। इस तन को पहले निछावर करना पड़ेगा। तन तो सुख मांगते है, जैसे अभी आपने कहा कि कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा, जैसी स्थिति है वैसे ही रहना पड़ेगा, क्योंकि ये तन को भी कुर्बान करना बहुत जरूरी है। तन के सुखों को हम नहीं छोड़ेंगे तो कैसे चितवन करेंगे? ये कभी कमर दर्द करेगा, कभी टांगे दर्द करेगी, कभी इधर होगा कभी इधर होगा, लेकिन इसको हमें कसना होगा और मन को भी लगाम देनी होगी। बड़ा सुंदर वर्णन है, टाइम नहीं है वैसे थोड़ा सा। मन जो कहते हैं, ये शरीर हमारा एक रथ है, बुद्धि हमारी सारथी है, और मन जो है एक लगाम है, और ये हमारी 5 इंद्रियां जो हैं वो क्या है, हमारे घोड़े। यदि हमारी बुद्धि अच्छी तरह से काम करे तो हम मन को लगाम दे सकते हैं। मन को लगाम नहीं देंगे ना, मन तो भागेगा भागेगा भागेगा। यदि मन को लगाम दे करके खींच के रखेंगे ना इसको, तो ये जो 5 घोड़े हैं ना, रात को चलाने वाले, खींचने वाले इंद्रियां हमारी, कान नाक मुंह जीभा त्वचा, तो इनको हम संयम कर सकते हैं, इनको रोक सकते हैं, नहीं तो ये रुकती नहीं है। इसलिए इनको रोकने के लिए मन का लगाम देनी पड़ेगी, और बुद्धि भी हमारी होनी ऐसी चाहिए जिसको, जो कहते हैं कि जिसमें रितंभरा प्रज्ञा होती है, जो पारब्रह्म की पूरी तरह से पहचान कर ले। बुद्धि भी चेतन होनी चाहिए। बुद्धि ऐसा नहीं कि तमोगुनी बुद्धि हो या रजोगुनी हो, सात्विक बुद्धि होनी चाहिए हमारी, जिसमें उस प्रीतम की शोभा श्रृंगार पूरी तरह से बसी हो। उसको बसाने के लिए मन को लगाम देकर अपनी इंद्रियों को जीत लेंगे तो हम अपने मन को भी कस सकते हैं, निछावर कर सकते हैं। जीव को तो निछावर करना ही है। जीव अगर सोया रहेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा, गाड़ी का एक्सीडेंट होगा ही होगा। तो इस तरह से हमें तन मन जीव धन हर चीज को निछावर करना होगा, बार बार बलिहारी जाना होगा। पूर्ण समर्पण तो हमारा हो ही जाएगा। समर्पण तो अपनी अहम को समाप्त करना, अपनी ये दुनिया भर की प्रतिष्ठाओं को आगे उठ करके, हर चीज से ऊपर उठ करके अपने आप को पूरी तरह से धन की चितवन में निछावर कर दो, इन सुखों में। तभी हम कह सकते हैं कि अब हम बलिहारी जा रहे हैं। पकड़ दारी लो धनी की चैन कमर, उस शोभा में डूब जाओ, निछावर हो जाओ पूरी तरह से। प्रणाम जी हमारा सुनीता। लक्ष्य बस धनी के दीदार ही रह जाए ना। हाँ बस, उसमें और क्या चाहिए क्या? और क्या। इन सुखों को तो छोड़ना ही पड़ेगा, वो छोड़ नहीं पाते, कंफर्ट जोन से निकलते नहीं हम, है ना? वो ग्रुप ठीक। में डालना मीनू दीदी, चर्चा जो आप कह रहे हो ना, हम भी सुन लेंगे। हाँ मैंने अच्छा अभी लगे। अशोक की सुनी थी, आज यूट्यूब पे आई हुई थी, डाल मैं देना, डाल हाँ। दूंगी। बहुत प्यारी बातें होती हैं, वो सुन के अच्छा लगता है जब चर्चा आती इजी, है हाँ मैं उसमें देखती हूँ। ना। चलो पूनम चौपाई दोहरा दो ये वाली। हाँ जी दीदी। पहुँचे शोभित रंग सुंदर, टाकत टाकन घूटी काढ़े। आगे क्या है? कोमल
काड़े कोमल, हाँ वो दिख नहीं रहा था, पीड़ी पकड़ बे, लाख एड़ी पीड़ी पकड़, लाख एड़ी पीड़ी पकड़, बेर बेर जाऊं बल बल, बेर बेर जाऊं बल बल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। एक सुंदर साथ ना बड़े प्यारे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनीता जी आप अभी हमारे साथ हो